आप सबको जोहार। और आज है तारीख 10 जनवरी 2025 शुक्रवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहां पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड में खाद्य सुरक्षा की गंभीर स्थिति उजागर हुई है और उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि तकरीबन 9 लाख गरीब परिवारों को मिलने वाली चीनी राज्य सरकार डकार गई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले 3 सालों के दौरान जनवरी 2022 से दिसंबर 2024 तक 36 में से केवल 24 महीने ही चीनी वितरण हुआ है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि 2022 में तो कई जिलों में एक बार भी चीनी नहीं बांटी गई और इस साल भी राज्य के कई हिस्सों में महज 37.66% परिवार को ही चीनी मिली है। और इसी के साथ उन्होंने राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है और उन्होंने काफ़ी सारे सवाल भी पूछे हैं, जैसे कि आखिर कब तक गरीबों के हक का जो राशन है वो बाज़ारों में बेचा जाएगा, और साथ ही साथ आखिर कब तक गरीबों की यहाँ पर थाली की जो मिठास है उसको छीनकर उन्हें भ्रष्टाचार का कड़वा घूंट परोसा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है गिरिडीह से, जहाँ पर गिरिडीह जिले के बगोदर में बच्चे के जन्म से यहाँ पर घर में खुशियों का माहौल बन गया था और छठिहारी मनाने की तैयारियां भी चली रही थी। और इसी बीच एक मनहूस खबर जो है वो सामने निकल कर आई, जिसने खुशियों के माहौल को गमगीन बना दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ, चलिए जान लेते हैं। दरअसल यहाँ पर मामला प्रवासी मजदूर की मौत से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर बगोदर प्रखंड के महुरी गांव के रहने वाले प्रवासी मजदूर अजय कुमार, जिनकी उम्र 28 वर्ष बताई जा रही है, की मौत बुधवार को मुंबई में हो गई। और यहाँ पर घटना की सूचना मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। और वहीं घटना की सूचना मिलने पर जरमुन्ने पश्चिमी के पूर्व मुखिया संतोष कुमार रजक परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे और उन्होंने पीड़ित परिजनों की हिम्मत बंधाते हुए हर संभव मदद का यहाँ पर आश्वासन दिया है। और वहीं उन्होंने ये भी बताया कि अजय कुमार मुंबई में रहकर मजदूरी करता था और पोकलेन से दबकर उसकी मौत जो है वो हो गई है। और उन्होंने ये भी बताया कि 4 दिन पूर्व अजय कुमार की पत्नी ने एक बेटे को भी जन्म दिया है। और यहाँ पर इस तरीके की घटना जो है वो सामने निकल कर आई, जिसके वजह से परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ जो है वो टूट पड़ा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दी जाने वाली राशि में वृद्धि करने का अनुरोध किया है। और राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बताया कि फिलहाल प्रति आवास 1,20,000 रुपये का प्रावधान है और जिसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया जाना चाहिए। इस वृद्धि से प्रत्येक घर में रसोई घर और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं जोड़ी जा सकेंगी। और प्रधानमंत्री ने झारखंड सरकार द्वारा संचालित अभय आवास योजना को देश भर में अपनाने की यहां पर सिफारिश भी की है। और वहीं दीपिका पांडे सिंह ने केंद्र सरकार पर झारखंड समेत गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ पक्षपात करने का आरोप भी लगाया है। और वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद झारखंड का 1.36 लाख करोड़ रुपए का जो बकाया है वो अभी तक जारी नहीं किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि मनरेगा के तहत 600 करोड़ रुपए की राशि अभी भी केंद्र पर बकाया है। और मंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार को अब आवास योजना अपने संसाधनों के बल पर शुरू करनी पड़ी, जबकि यह जिम्मेदारी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरी की जानी चाहिए थी। और वहीं दीपिका पांडे सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा आवास के लिए नए सिरे से सर्वे कराने के फैसले पर सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा है कि 2022 से लेकर 2024 तक के बीच झारखंड को आवास योजनाओं से वंचित क्यों रखा गया। और राज्य सरकार ने अपने स्तर पर सर्वे कर यह पाया है कि लगभग 24 लाख परिवारों को आवास की आवश्यकता है। इनमें से 6.25 लाख घरों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। और झारखंड सरकार ने प्रति आवास 2 लाख रुपए खर्च करने का फैसला लिया है और इस दिशा में तेजी से काम भी किया जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने आगे ये भी कहा कि झारखंड सरकार गरीबों और जरूरतमंदों को बेहतर आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। और उन्होंने केंद्र सरकार से इस दिशा में सहयोग की अपील भी की है यहाँ पर, ताकि राज्य के विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा सके।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर सांसद ढुल्लो महतो और उनके भाई विधायक शत्रुघ्न महतो को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 18 वर्षों से चल रहे एक मामले में अदालत ने दोनों समेत यहां पर 12 लोगों को बरी कर दिया है और यह मामला अवैध रूप से इकट्ठा होकर झारखंड सरकार के मंत्री का पुतला फूंकने, जदयू कार्यकर्ताओं से मारपीट कर उन्हें घायल करने और सरकारी काम में बाधा डालने से जुड़ा था। और इस मामले में बरोरा थाना प्रभारी बीडी सिंह की शिकायत पर 25 जून 2006 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी और वहीं एमपी एमएलए विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अर्पिता नारायण की अदालत ने इस मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया और वहीं अदालत ने सभी आरोपियों को उपस्थित रहने का आदेश दिया था और 8 जनवरी को फैसला सुनाने की तिथि तय की थी। और वहीं निर्णय के बाद सांसद ढुल्लो महतो और विधायक शत्रुघ्न महतो ने कहा है कि उन्हें न्यायालय पर शुरू से ही भरोसा था। ढुल्लो महतो ने कहा है कि तत्कालीन मंत्री जलेश्वर महतो द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों से वह बरी हो चुके हैं और भविष्य में भी न्याय मिलने का पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ दर्ज अन्य झूठे मामलों में भी जल्द राहत मिलने की उम्मीद है और इस फैसले से समर्थकों और स्थानीय जनता के बीच खुशी का माहौल देखा गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है बाबा बैद्यनाथ ऑनलाइन पूजा स्कैम को लेकर, जहाँ पर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में ऑनलाइन पूजा के नाम पर श्रद्धालुओं से करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने निकल कर आया है और बाबा धाम ऑनलाइन पूजा सर्विसेज नाम की फर्जी वेबसाइट के जरिए देश विदेश के हजारों श्रद्धालुओं से पैसे लिए गए और इस धोखाधड़ी का पर्दाफाश तब हुआ जब हैदराबाद से आए 5 श्रद्धालुओं बाबा मंदिर पहुंचे और ऑनलाइन बुकिंग के बारे में पूछताछ की और श्रद्धालुओं ने वेबसाइट पर बुकिंग की थी और दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करने की भी कोशिश की। जब कोई जवाब नहीं मिला तो वे मंदिर के कंट्रोल रूम पहुंचे और वहां अपनी बुकिंग की जानकारी दी और जिसे सुनकर मंदिर प्रशासन और अन्य लोग हैरान हो गए और फिर जांच में पता चला कि यह फर्जी वेबसाइट जसीडीह के अमरपुर मोहल्ले के एक व्यक्ति द्वारा संचालित की जा रही थी और मंदिर प्रशासन ने उससे संपर्क किया और पूछताछ के लिए कंट्रोल रूम बुलाया और उसने अपनी पूरी योजना के बारे में जानकारी दी। और वहीं बाबा धाम ऑनलाइन पूजा सर्विसेज नामक इस वेबसाइट से अब तक 9,117 लोगों ने निबंधन कराया है और प्रति व्यक्ति 5,100 रुपए की दर से शुल्क भी वसूला गया है और इस तरह लगभग 4.5 करोड़ रुपए की ठगी की गई है और मंदिर प्रभारी और एसडीएम रवि कुमार ने इसे गंभीरता से लिया है और कहा है कि प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी और यहाँ पर पुलिस मामले की गहन जांच भी कर रही है। हालांकि फिलहाल यहाँ पर वेबसाइट को मेंटेनेंस मोड में डाल दिया गया है और हैदराबाद से आए श्रद्धालुओं ने वेबसाइट से जुड़े दस्तावेज और लिखित शिकायत मंदिर प्रशासन से कर दी है और उन्होंने बताया कि वेबसाइट पर पूजा और दर्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन और फीस जमा कराने की व्यवस्था की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर रांची के स्टेशन रोड स्थित एक होटल के कमरे से एक युवक का शव बरामद हुआ है और मृतक की पहचान दानिश इस्लाम के रूप में हुई है और वह सिमडेगा जिले के बानो का रहने वाला था और रांची के एक जींस फैक्ट्री में काम करता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जाँच शुरू कर दी है और वहीं मिली जानकारी के मुताबिक दानिश 6 जनवरी को एक युवती के साथ होटल के कमरे में ठहरा था और युवती ने पुलिस को बताया कि घटना के समय वह बाथरूम में थी और जब वह बाहर आई तो देखा कि दानिश ने आत्महत्या कर ली है और शोर मचाने पर होटल के कर्मचारी मौके पर पहुंचे लेकिन तब तक दानिश की मौत हो चुकी थी और वहीं मृतक के पिता सरवर ने यहां पर चुटिया थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है और उन्होंने आरोप लगाया है कि होटल मालिक और कर्मचारियों ने दानिश को आत्महत्या के लिए उकसाया होगा और आवेदन में उन्होंने पुलिस से यहां पर मामले की गहराई से जांच और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग भी की है और पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है मौसम के हाल को लेकर, वो भी झारखंड का, जहाँ पर झारखंड में ठंड से यहाँ पर कनकनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और ऐसा पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवा के कारण हो रहा है और वहीं झारखंड के 20 जिलों का तापमान 10 डिग्री से भी नीचे चला गया है और वहीं मैक्लुस्कीगंज का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है। गुरुवार को यहाँ का जो उच्चतम तापमान है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड
रिकॉर्ड किया गया। और वहीं मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि 4 दिन तक लोगों को इस ठंड से राहत नहीं मिलने की उम्मीद है, यानी कि अगले 4 दिन तक हमें इस ठंड को झेलना होगा और बर्दाश्त भी करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और वहीं पर अगर हम लोग अलग अलग जिलों के न्यूनतम तापमान की बात करें तो जैसे कि राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री हो गया है, वहीं लातेहार का न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं गुमला का न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस और साथ ही साथ सरायकेला खरसवा का और लोहरदगा का न्यूनतम तापमान जो है वो 8.6 डिग्री सेल्सियस तक हो चला है। वहीं यहाँ पर अगर हम लोग 4 जिलों की बात करें जैसे कि पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज का, तो इसको छोड़कर राज्य के सभी 20 जिलों का तापमान जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। और वहीं मौसम केंद्र रांची से मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार को राज्य के उत्तरी क्षेत्र के 11 जिलों जैसे कि गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, इसके अलावा साहिबगंज और पाकुड़ में घने कोहरे और धुंध बनने का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और वहीं पर इसके अलावा मौसम केंद्र रांची से जारी ताजा मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक 10 जनवरी की सुबह में भी हल्के दर्जे की कोहरे और धुंध बनने के बाद आसमान साफ होने की यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है। और वहीं 11 और 12 जनवरी की सुबह कोहरा और धुंध के बाद मौसम जो है वो साफ होने की उम्मीद तो नहीं बल्कि आंशिक बादल छाने का पूर्वानुमान यहाँ पर बताया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है गुमला से, जहाँ पर गुमला में एक विधवा के साथ दुष्कर्म का मामला जो है वो सामने निकल कर आया है, जहाँ पर पीड़िता ने गुमला महिला थाना में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आरोपी लाल बिहारी गोप को गिरफ्तार कर लिया गया है। और वही महिला ने बताया कि 2 महीना पहले उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया था और जिसके बाद बार बार उस नंबर से कॉल आने लगा और इसके बाद हम दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी और बातचीत होने लगी। धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी तो मैंने लाल बिहारी को बताया कि मेरे पति का निधन हो गया है और मैं किसी तरीके से अपने 2 बच्चों को पाल पोस रही हूं। और इस पर लाल बिहारी ने कहा कि मैं तुम्हारे दोनों बच्चों का किसी स्कूल में दाखिला करा दूंगा और मेरी बहुत ही जान पहचान भी है। और उसके बाद लाल बिहारी गोप ने मुझे एक स्कूल में नामांकन कराने के बहाने से सही बुलाया और यहाँ से उसने बाइक से आकर मुझे लेकर बसिया रोड की ओर ले गया और जहाँ उसने मेरे साथ दुष्कर्म किया और इसके बाद एक गाँव ले जाकर भी दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी और इसके बाद मुझे कुम्हारिया लाकर छोड़ दिया। और इस बात की जानकारी मैंने अपने रिश्तेदारों को दी और इसके बाद मैंने महिला थाना में केस दर्ज कराया है। तो इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने पुलिस स्टेशन पर जाकर ये जानकारियां दी हैं और इसके बाद उस आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है रामगढ़ से, जहाँ पर रामगढ़ जिले के कुजू ओपी क्षेत्र में चोरी की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। दरअसल कुजू गुरुद्वारा के प्रधान अरविंद सिंह बग्गा यहाँ पर अपने पूरे परिवार के साथ शोभा यात्रा में शामिल होने गए थे और उसी दौरान बंद यहाँ पर घर में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया और चोरों ने करीब यहाँ पर 5 लाख के जेवरात और 29,000 रुपए नकद की चोरी की है। और वहीं अरविंदर सिंह बग्गा ने बताया कि हमारा पूरा परिवार मंगलवार को गुरु गोविंद सिंह जयंती की शोभा यात्रा में शामिल होने गया था और यहाँ पर करीब रात 11 बजे लौटे तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है। और इस संबंध में अरविंदर सिंह बग्गा ने मामले की जानकारी कुजू ओपी पुलिस को दे दी है और कुजू ओपी पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और मामले की जानकारी लेते हुए छानबीन में जुट गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है इंडियन रेलवेज की तरफ से, जहाँ पर प्रयागराज महाकुंभ में जाने की योजना बना रहे झारखंड के यात्रियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर निकल कर सामने आई है, जहाँ पर भारतीय रेलवे ने महाकुंभ मेले के लिए विशेष ट्रेनों को यहाँ पर चलाने का फैसला किया है और इन ट्रेनों का संचालन दक्षिण पूर्वी रेलवे के द्वारा किया जाएगा और झारखंड के कई प्रमुख स्टेशनों से होकर ये ट्रेनें जो हैं वो गुजरेंगी। और यहाँ पर कौन कौन सी ट्रेनें जो हैं वो चलने वाली हैं उसको लेकर पूरी लिस्ट और डेटा डिटेल्स आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी, जिसको आप आराम से पॉज करके पढ़ भी सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्या पता भविष्य में आपके काम आ जाए अगर आप जाने की सोच रहे हो तो।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है हजारीबाग से, जहाँ पर हजारीबाग में दो महिलाओं ने एक बुजुर्ग महिला के बैग को काटकर 2 लाख रुपए निकाल लिए। और इस घटना को लेकर ये बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला रुपए जमा कराने के लिए बैंक जा रही थी और तभी यह घटना घटी। और पीड़ित सरोज देवी हजारीबाग जिले के चानो गाँव की रहने वाली है और उन्होंने बताया कि वो बैग में 2 लाख रुपए लेकर ई रिक्शा से बैंक जा रही थी और तभी ई रिक्शा में दो महिलाएं एक बच्चे के साथ बैठी और महिलाओं के पास एक थैला भी था और जिसे उन्होंने सरोज देवी के बैग के ऊपर रख दिया। और सरोज देवी ने बताया कि बच्चा बार बार उनके बैग पर पैर मार रहा था और जिस पर उन्होंने आपत्ति भी जताई। और इसी बीच दोनों महिलाओं ने उनका बैग काट लिया और रुपए निकाल लिए। और जब वह बैंक के पास ई रिक्शा से नीचे उतरी तो उन्होंने यहाँ पर देखा कि दोनों महिलाएं भी उतर गई हैं और सरोज देवी ने बैग चेक किया तो रुपए गायब थे और उन्होंने शोर मचाया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ये रिक्शा भी वहां से निकल चुकी थी। और इस तरीके की यहाँ पर घटना को अंजाम दिया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर बुधवार रात रांची के और मांझी थाना क्षेत्र स्थित गुंजा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने निकल कर आई है। और यहाँ पर उग्रवादियों ने एक क्रशर साइट पर घुसकर मजदूर के साथ मारपीट की और इसके बाद 2 वाहनों में आग भी लगा दी है। और मिली जानकारी के अनुसार 10 उग्रवादी टीपीसी संगठन से यहाँ पर जुड़े हुए बताए जा रहे हैं और उन्होंने NAPL कंपनी के क्रशर में काम कर रहे मजदूर पर हमला कर दिया और इसके साथ ही एक हाइवा और एक पोकलैंड मशीन को भी आग के हवाले कर दिया। और सभी उग्रवादी छोटे हथियारों से लैस थे। और इसके अलावा यहाँ पर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। और यहाँ पर इस मामले में ये जानने की कोशिश की जा रही है कि इस हमले को यहाँ पर टीपीसी उग्रवादियों ने अंजाम दिया है या फिर किसी अन्य यहाँ पर आपराधिक समूह का इसमें हाथ है। अब यहाँ पर पुलिस इस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है ताकि असल घटनाक्रम का खुलासा हो सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर धनबाद के BCCL सेंट्रल अस्पताल के स्कूल ऑफ नर्सिंग में GNM कोर्स में एडमिशन के लिए फर्जी मार्कशीट का मामला जो है वो सामने निकल कर आया है। और अस्पताल प्रबंधक ने इस मामले में सरायढेला थाना में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। और अस्पताल के प्रबंधक ने यहाँ पर बताया है कि जिन अभ्यर्थियों पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है वे सभी अस्पताल के इलाके की ही यहाँ पर रहने वाली हैं और इनके एडमिशन सीरियल नंबर में भी महज 1-2 अंक का ही फर्क है। और इससे यहाँ पर संदेह जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है कि किसी रैकेट ने इनकी मदद की है। और वहीं सेंट्रल अस्पताल के पर्सनल मैनेजर ने जानकारी दी है कि झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से 15 छात्राओं का चयन हुआ था और जांच में पता चला कि 15 में से 10 छात्राओं के मार्कशीट में 20 नंबर बढ़ाए गए थे और असली मार्कशीट पर उनके नंबर 20 अंक कम है। और यह साफ करता है कि एडमिशन के लिए मार्कशीट में हेरफेर किया गया है। और सरायढेला थाना प्रभारी दयानंद प्रसाद ने बताया कि फर्जी मार्कशीट के आधार पर एडमिशन का मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस फिलहाल जांच में जुट गई है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और मैं यहां पर आपको बता दूं कि सेंट्रल अस्पताल के स्कूल ऑफ नर्सिंग में 3 साल का GNM कोर्स कराया जाता है और इसमें 12वीं में न्यूनतम जो है वो 40% अंक और यहाँ पर राज्य की नर्सिंग काउंसिल की परीक्षा का प्रदर्शन आधार होता है, यानी कि इसके आधार पर ही आपको एडमिशन दिया जाता है। और यहाँ पर कुल 30 सीटें हैं और यहाँ पर इस तरीके से ये जो फर्जीवाड़ा है वो सामने निकल कर आया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर धनबाद के BCCL CND वर्कशॉप कॉलोनी में रहने वाली विवाहिता अपराजिता कुमारी, जिनकी उम्र 38 वर्ष बताई जा रही है, का शव लापता होने के 24 दिनों के बाद मिला है। और शव राजगंज इलाके में एक पुल के नीचे से बोरे में मिला है और पुलिस ने यहाँ पर मृतका के पिता की निशानदेही पर शव की पहचान की है। और शव पूरी तरीके से सड़ चुका था और उसे तेज दुर्गंध भी आ रही थी। और मधुबन पुलिस ने इस मामले में अपराजिता के यहाँ पर पति नीरज कुमार झा, सास शोभा देवी और ससुर काशीनाथ झा और 2 ननद और इसके अलावा भगनी के खिलाफ हत्या और शव छिपाने और साथ ही साथ पुलिस को गुमराह करने का भी मामला दर्ज किया है। और वहीं मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 4 आरोपियों को जेल भेज दिया है और मृतका के ससुर काशीनाथ झा और भगनी सृष्टि कुमारी अभी फिलहाल फरार हैं। और घटना के संबंध में मृतका की मां
गिरीश देवी ने आरोप लगाया है कि अपराजिता को शादी के बाद से ही यहाँ पर दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था और उन्होंने ये भी बताया कि अपराजिता को 1 महीने से कमरे में बंद कर खाना पीना नहीं दिया गया और जिससे 10 दिसंबर को उसकी मौत हो गई और उसके बाद उसके 3 टुकड़े करके उसको बोरे में पैक करके फेंक दिया गया। और वहीं पुलिस ने बताया कि अपराजिता की मौत के बाद आरोपियों ने शव को 2 दिनों तक घर में रखा और 12 दिसंबर को पति नीरज कुमार झा ने शव को बोरे में भरकर स्कूटी पर लादकर राजगंज के पास कतरी नदी के नीचे फेंक दिया और इसके बाद पति ने मधुबन थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी पत्नी बिना बताए घर से चली गई है। और वहीं मृतका की मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है और फिलहाल यहां पर पुलिस मामले की जांच कर रही है और साथ ही फरार चल रहे ससुर काशीनाथ झा और भगने की तलाश में छापेमारी भी कर रही है।